नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हाई स्टोरी का अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसका लेक्चर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या जानेंगे वो देखते हैं। हम पटरी पर स्लीपर, बागान, व्यावसायिक वानिकी और लोगों पर प्रभाव। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि वनों का उपयोग, हम जो जंगल है वो हमारे किस किस काम आते हैं वो हम लोगों ने देखा था। फिर वो जंगलों का जो विनाश है वो क्यों हो रहा है और जंगलों का विनाश होता क्या है। जंगलों का लुप्त हो जाना ही जंगलों का विनाश कहलाता है। वो जंगलों का विनाश क्यों होता है वो जाना, और उसमें औपनिवेशिक शासन को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया गया। औपनिवेशिक शासन में हमने 3 चीजों की बात करी थी, जमीन पर बेहतरी और फिर पटरी के लिए स्लीपर चाहिए था और बागान। तो जिसमें जमीन की बेहतरी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज पटरी पर स्लीपर और बागान के लिए हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने जमीन की बेहतरी में ये देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो व्यावसायिक फसलों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, और दूसरा अपना राजस्व, अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन जंगलों को काट करके ज्यादा खेती कर करके ज्यादा इनकम करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। तो ये लास्ट लेक्चर तक का था। आज के लेक्चर से अब आप आगे की चीजें कनेक्ट करते हुए जाइएगा। हिस्ट्री में अगर आप स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि आप हर चीज को क्या करें, कनेक्ट कर करके चले। जो लास्ट लेक्चर देखा उसको अच्छे से समझे और फिर अब आज के लेक्चर से हर चीज को कनेक्ट करते हुए चले। तो आइए शुरुआत करते हैं पटरी पर स्लीपर। तो औपनिवेशिक शासन में जमीन की बेहतरी के लिए कि भाई जमीन को क्या है, हमें एक बेहतर उपयोग उसका लेना है, क्योंकि ये जो जंगल है वो क्या है, अनुत्पादक है, वो हमारे किसी काम का नहीं आ रहा, वो बेकार है। ये किसकी है, ब्रिटिशर्स की सोच है, ब्रिटिशर्स की नजर में। तो वो ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा इन जंगलों को साफ कर देना चाहिए और हम लोगों को इस पे खेती करवा करके हमें इसकी इनकम करनी चाहिए। तो अब पटरी पर स्लीपर, अब आप ये चीज जानते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकरण का दौर चलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चलता है, तो अब एक जगह से दूसरी जगह सामानों को पहुंचाने के लिए, यात्रियों को पहुंचाने के लिए ये जो ट्रेन का सिस्टम है वो शुरुआत होती है। ट्रेन चलती है और ट्रेन की आवश्यकता कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और आपने देखा होगा कि ट्रेनों के बीच में जब जहां पे लाइनें डली होती है वहां बीच में क्या इस प्रकार के स्लीपर्स लगे होते हैं। वो पहले लकड़ी के लगे हुए होते थे, अब तो पत्थरों के लगाने लग गई सरकार, ठीक है, वो लकड़ी के लगे हुए होते थे। तो अब पटरी पर स्लीपर 19वीं सदी की शुरुआत में, 19वीं सदी की शुरुआत का मतलब क्या है, मैंने जैसे आपको कहा था 1801 से लेकर के 1900 तक का जो दौर है ये कहलाएगा 19वीं सदी। और शुरुआती दौर इसका मतलब है 1825 तक। भाई आप सदी का मतलब है 100 साल, उसको आप 4 भागों में बांट लीजिए। एक 25 वर्ष का तो 1825, फिर 1850 तक, फिर 75 और फिर 1900 तक। तो हम शुरुआती दौर की अगर बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो 1825 तक के लगभग की बात कर रहा है। 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे। ये एक पेड़ है, एक ट्री है, मैं इसकी भी आपको तस्वीर दिखा दूंगा, लकड़ी दिखा दूंगा इसकी। तो जो बलूत के जंगल है, जिस जंगल में बलूत ओक के पेड़ लगा करते थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए। हो कैसे गए, इन लोगों नहीं करेंगे, ठीक है, जब वो भारत में ये लोग कर रहे हैं तो इंग्लैंड में भी इन्होंने नहीं करेंगे। पर ये ओक है, ये बलूत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी जरूरत इन लोगों को क्यों आ रही है वो देखते हैं। शाही नौसेना, लकड़ी की आपूर्ति मुश्किल। देखो अब शाही नौसेना, शाही क्यों है, शाही इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की जो हर चीज है वो शाही है। वो बहुत राज ठाट वाले जीवन जीने वाले लोग हैं, तो शाही, अभी देखेंगे शाही सेना, ठीक है, राजा महाराजा सब उनके शाही है। तो नौसेना, नौसेना क्या होती है, जो नेवी होती है उसकी बात करें। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये जो ओक या बलूत की जो लकड़ी आती है उससे क्या है, नाव जो जहाज है वो बनाया जाता था, और फिर उसी से क्या है, अपने जो पानी में जो बॉर्डर हुआ करता था उसकी रक्षा ये नौसेना कर रही है। तो लकड़ी की आपूर्ति में क्या हो गई, मुश्किल हो गई। तो शाही नौसेना के लिए क्या है, लकड़ी की आपूर्ति, आपूर्ति का मतलब क्या है, सप्लाई। तो लकड़ी की क्या है, सप्लाई के लिए क्या है, मुश्किलें खड़ी हो गई। क्यों मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो ओक के जंगल है वो लुप्त होने लगे हैं, और जो यहाँ पे जो शाही नौसेना के लिए जो जहाज बन रहे हैं, शिप्स बन रहे हैं, वो किसके बन रहे हैं, ओक ट्री की जो लकड़ी है उसी के ही बन रहे हैं। खोजी दस्ते हिंदुस्तान भेजे गए 1820 के दशक में। 1820 के आसपास में क्या है, खोजी दस्ते। खोजी का मतलब क्या है, सर्च करने वाले, ढूंढने वाले। दस्ते मतलब एक तरीके से पार्टीज, ग्रुप्स ऐसे भेजे गए जो क्या करें, हिंदुस्तान भेजे गए और उनको ये बोला गया आप ढूंढो कि कहां पर ओक के पेड़ पाए जाएंगे, ओक के ट्रीज जो है कहां पे पाए जाएंगे, कितने हैं, कितना हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1820 की शुरुआत में भेज दिया गया। और देखिए 19वीं सदी की शुरुआत मैंने कह दिया था ना, तो 25 के आसपास की बात कर रहा है, तो वो उसी दौर में आ जाता है। भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। तो भारत तो क्या है, संसाधनों में संपन्न देश था, भारत में तो संसाधनों की विविधता थी। तो जैसे ही वो यहाँ पर आए तो उनको ओक के पेड़ मिल जाते हैं, और जैसे ही उनको मिल जाते हैं तो फिर भारी मात्रा में क्या है, जो लकड़ी होती है, वुड होती है, ओक जो ट्रीज की वुड होती है, उसको क्या है, निर्यात करा जाता है, एक्सपोर्ट करा जाता है। निर्यात का मतलब क्या होता है, भारत से क्या करा जाता है, इंग्लैंड भेज दिया जाता है, भारत से, इंडिया से
इंग्लैंड भेज दिया जाता है। निर्यात का मतलब होता है हम हमारे देश से कोई दूसरे देश को कोई सामान भेजते हैं, वो निर्यात है। और हम बाहर के देश से सामान मंगवाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। और निर्यात को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। ओके, अब देखिए, ये तो जैसे मैंने आपको बोला जहाज दिखाऊंगा, तो वो जहाज ये है। और जो बलूत या ओक जो ट्री है उसकी जो लकड़ी है उसकी देखिए, अब इसकी वो देखिए आप जो साइज देखिए कितना बड़ा है। तो ये क्या है, एक बहुत मजबूती इसमें होती है। तो वो मजबूती क्या है, इस जहाज को बनाने में काम आती है। तो एक तो क्या है कारण आपको ये भी देखने को मिल रहा है, जो वहां की नौसेना है, उस नौसेना के पास अपनी जहाज के लिए क्या है, लकड़ियों की आपूर्ति जो है उसमें मुश्किल आ जाती है, वो कमी हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम क्यों होती है, क्योंकि जो ओक के ट्री है, जो ओक के पेड़ हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होने लग जाते हैं, वो जंगल लुप्त होने लग जाते हैं। और इसलिए फिर वो भारत आते हैं और वहां से ये जो लकड़ी है इनका इस्तेमाल। तो एक तो किस लिए जरूरत पड़ रही है उन लोगों को, शाही नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए। फिर अब आते हैं रेलवे लाइन की अनिवार्यता। रेलवे लाइन की आवश्यकता क्यों है, रेलवे लाइन की जरूरत क्यों है? शाही सेना के आवागमन के लिए। भाई शाही सेना कभी भारत आ रही है, कभी और कहीं जा रही है, या कहीं जाए, जैसे अब मान लो वो कहीं हवाई जहाज से, एयरपोर्ट से कहीं उतर गए, फिर वो वहां से वैसे कैसे जाएंगे। तो मतलब, और दूसरा देखिए, ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी कही थी, ब्रिटिशर्स ने जो भी सुविधाएं करी भारत में, वो सभी सुविधाएं क्या है, अपने सुख के लिए करी, उन्होंने अपने सुख के लिए करी, परंतु वो बाद में आज हमारे ही काम आ रही है। आज भारत एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। आज भारत दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर विश्वतम और सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है। तो वो कहीं ना कहीं नींव वहीं से ही बिछा चुके थे कि इस प्रकार का एक रेलवे नेटवर्क बनना है। शाही सेना के आवागमन के लिए, औपनिवेशिक व्यापार के लिए। अब औपनिवेशिक व्यापार के लिए, अब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई अब यहां से है, तो अब यहां पे क्या है कि भाई आपने ट्रेन चला दी। ट्रेन से क्या है, एक तो ट्रेन का क्या होता है, पूरा जो एरिया होता है ना, वो स्मूथली खाली होता है। आप देखते हैं, कभी भी देखा है एक पटरी पे दो ट्रेनें चल रही नहीं, एक ही ट्रेन है, स्पीड से दौड़ाते हैं उस ट्रेन को, क्या है, निकाल देंगे। अब ऐसे आप सड़क पे आ जाओ, सड़क पे क्या होता है, सड़क पे ये गाड़ी भी होगी, ट्रैफिक आ जाएगा, और कोई मामले हो जाएंगे, तो बहुत क्या है प्रॉब्लम्स है। इसलिए इन्होंने क्या है, रेलवे ट्रैक्स को चुना। रेलवे ट्रैक से स्पीड से क्या है, ट्रेन निकाली जाएगी। और आप बहुत सी जगह देखते होंगे, दो प्रकार की गाड़ियां होती है, एक होती है पैसेंजर गाड़ी और एक होती है मालगाड़ी, जिसमें क्या है, माल जाता है। मालगाड़ियों को बहुत कम रोका जाता है, उनको स्पीड से क्या है, आगे निकाल दिया जाता है, जिससे कि वो क्या है, जल्दी सामान लोड कर सके आगे। तो औपनिवेशिक व्यापार के लिए तो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते, सामान को पहुंचाते। उसके बाद वो क्या करे, जहां पे जैसे पहले पानी के जहाजों के द्वारा ही सामान इंग्लैंड जाया करता था, वहां तक पहुंच जाए, फिर यहाँ उस शहर में आ जाए, उस शहर से लेकर के ये जो पतन है, पोर्ट है, वहां तक किससे चल जाए, रोड ट्रांसपोर्ट से चला जाए। और रोड ट्रांसपोर्ट से जाने के बाद क्या है, इसमें जहाज में सामान रख दिया जाए और वो कहां चला जाए, इंग्लैंड चला जाए। तो यहाँ पर रेलवे लाइन की अनिवार्यता दो चीजों के लिए, एक तो सेना के आवागमन के लिए, उनके आने जाने के लिए, और दूसरा औपनिवेशिक व्यापार के लिए। अब ये रेलवे लाइन की अनिवार्यता ने क्या कर दिया, लकड़ी की जरूरत बढ़ा दी। ठीक है, जो वुड है, जो लकड़ी है, उसकी और भी जरूरत पड़ गई। एक तो शाही नौसेना की जो नाव है, जो शिप्स है, उनको बनाने के लिए, और दूसरी लकड़ी की जरूरत क्यों पड़ी, रेलवे लाइन की अनिवार्यता के लिए। इंजनों को चलाने के लिए, तो इंजनों को चलाने के लिए जो फ्यूल में आवश्यकता होती थी वो लकड़ी की होती थी। उसके अलावा रेलवे लाइनों को जोड़ के रखने के लिए क्या है, स्लीपरों की आवश्यकता होती थी। जैसे कि आपको मैंने ये रेलवे लाइन दिखाई है, और ये बीच में ये क्या है, स्लीपर्स लगे हुए हैं। रेलवे लाइन के बीच में क्या है, स्लीपर्स लगे हुए हैं। तो लकड़ी की जरूरत क्यों है, इंजनों को चलाने के लिए, ईंधन फ्यूल के लिए और स्लीपरों के लिए। एक मील 1760 से लेकर 2000 स्लीपर, मतलब अब एक मील कितना होता है, एक मील में 1.60 किलोमीटर के करीबन तक का आता है। एक पॉइंट, मतलब आप ये कह सकते हो कि 1.5 किलोमीटर का जितना हम मान सकते हैं कि भाई 1.5 किलोमीटर चलता है। तो एक मील में मतलब 1.5 किलोमीटर आप मान लीजिए। 1.5 किलोमीटर के लिए आपको कितने, 1760 से लेकर 2000, लगभग आपको 2000 स्लीपरों की जरूरत है। अब 2000 स्लीपरों का मतलब है कितने पेड़ आपको काटने पड़ेंगे। तो वैसे आपके एक बहुत बड़ा डाटा दे रखा है, बहुत बड़ा ही डाटा है कि इस वर्ष में इतनी जगह से यहाँ ये पेड़ काटे गए, इतने पेड़ काटे गए। सारा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दीजिएगा भारी तादाद में पेड़ काटे गए। ओके, बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए, तो अब उनके लिए क्या है, पेड़ काटे जाएंगे। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में, एक तो आप याद कर लीजिएगा, अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी क्या होता है। देखिए अभी जैसे हमारे यहाँ पे राज्य है, तो मद्रास क्या है, मद्रास पहले ये जो नीचे का जो पोर्शन है, जहां तमिलनाडु ये आप देखते हैं, ये पूरा एक मद्रास प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। उस पूरे एरिया में 1850 के दशक में करीबन प्रतिवर्ष, हर साल मतलब 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे जाते थे। मतलब हर साल, हर एक साल में 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे जा रहे हैं। किस लिए, कि ये स्लीपर्स बिछ जाए। रेलवे लाइन जो है, तो मतलब जो काम ब्रिटिशर्स का काम है, वो काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे पर्यावरण को कितना भी नुकसान हो, हानि हो, उनको इस बात की चिंता नहीं।
अब देखिए, अब समझते हैं सरकार क्या करती है आपूर्ति के लिए। अब सरकार को जितनी आवश्यकता होती है कि भाई इतनी लकड़ी हमें चाहिए, तो उसकी आपूर्ति, उसकी सप्लाई के लिए सरकार ने क्या करा, उसने निजी ठेके दे दी। उसने ये जो काम है वो किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर हमें लकड़ी की आपूर्ति सप्लाई हमें कराएगा। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या है, अपने प्रॉफिट की सोचता है। प्राइवेट सेक्टर कभी भी सामाजिक न्याय की नहीं सोचता, सामाजिक कल्याण की कभी भी प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र नहीं सोचता। ये आप आज भी देख लीजिए, आप एक सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर आपको क्या है, पर्ची भी फ्री मिल जाती है, डॉक्टर भी फ्री में देख लेता है, पर आप एक उसी डॉक्टर के पास घर पे जाइए, वो 500 रुपए 1000 रुपए की रसीद आपकी काट देगा। तो वो क्या है, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में कभी भी इंसान अपने फायदे के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता है। तो पहली बात तो ये सरकार तो वैसे भी नहीं सोचती थी, ब्रिटिशर्स की थी, हमारी थोड़ी थी। हमारी सरकार होती तो हम थोड़ा दबा करके कह भी सकते थे, पर ये तो ब्रिटिशर्स की सरकार थी, ये तो वैसे भी नहीं सोच रही थी। और अब इन्होंने निजी ठेके दे दिए, उनको दे दिया कि भाई तुम क्या करो, तुम हमें लकड़ियों की सप्लाई कराओ, जो प्रॉफिट हो वो तुम्हारा ही तुम्हारा है। तो इन्होंने क्या करा, बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया, बिना सोचे, जो जहां पेड़ दिखे काट दो, जहां जंगल है काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। और जंगलों को काटने के बाद रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल गायब। और अब क्या है, जहां जहां आपको रेल लाइन देखने को मिली, वहां उसके आसपास में जो भी जंगल थे वो सारे के सारे क्या कर दिए गए, साफ कर दिए गए। क्यों, स्लीपर्स के लिए। और आप एक चीज और भी देखिएगा, रेलवे जो लाइंस डाली जाती है वो स्पेशली ऐसी जगहों से डाली जाती है जहां पर बिल्कुल खाली स्पेस हो, आसपास में ज्यादा आबादी ना हो, थोड़ी जगह खाली हो। तो एक तो क्या है, जंगल को काटने का ये लोग ये फायदा देखते थे कि हमें स्पेस मिल जाएगा रेलवे लाइन डालने के लिए, बिछाने के लिए। और दूसरा क्या है, वो जंगलों के जो पेड़ हम लोग काटेंगे ना, उससे क्या है, हम लोग स्लीपर्स बना देंगे जो हम रेलवे लाइन के बीच में उनको जोड़ने के लिए रख रहे हैं। अब आते हैं बागान पे। तो दो कारण हमारे हो गए, एक जमीन की बेहतरी पर और दूसरा पटरी पर स्लीपर के लिए। ठीक है, कि पटरी पर हमें क्या डालना है, स्लीपर्स लगाने। अब तीसरा कारण है बागान, प्लांटेशन। सबसे पहले तो आप समझिए बागान होता क्या है। देखिए खेती एक छोटा फॉर्म, खेती मतलब ये है कि आप कहीं पर भी थोड़ा बहुत कुछ उगा रहे हैं, वो खेती है। बागान क्या है, एक ही प्रकार की फसल को बड़े क्षेत्र पर उगाना, वो बागान कहलाता है। जैसे चाय की, कॉफी की, रबड़ की, इनकी क्या है, बागान की खेती होती है। मतलब लंबे लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या है, उस पूरे क्षेत्र में क्या है, एक ही प्रकार की जो फसल है उसको उगाया जाता है, उसको लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बागान कहते हैं। अब यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग, ये प्लस का साइन क्या दर्शा रहा है, बढ़ने लगी। अब यूरोप में क्या हुआ, चाय, कॉफी, रबड़ की मांग क्या हुआ, बढ़ने लगी। और जिसमें अभी आपको क्या कहा, चाय, कॉफी, रबड़, इनके क्या है, बागान करे जाते हैं, बड़े लेवल पे, बड़े क्षेत्र में क्या है, एक ही प्रकार की खेती करी जाती है। औपनिवेशिक सरकार ने क्या करा, जैसे ही यूरोप में चाय, कॉफी, रबड़ की मांग बढ़ने लगी, अब ये लोग क्या चाहते हैं, ये पहली बात तो ये खुद भी पूंजीवादी है। पूंजीवादी वो लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं और सिर्फ लाभ कमाने की सोचते हैं। तो ये सरकार है, वहां की सरकार वैसे ही पूंजीवादी सरकार है। तो उन्होंने क्या करा, उनको जैसे पता चला यार पूरे यूरोप में चाय, कॉफी, रबड़ की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो समस्या है इसका क्या फायदा उठाना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा इस चीज का उत्पादन करना चाहिए। पर इस चीज का उत्पादन हम कहां से करें, तो बोले जहां हमने उपनिवेश कर रखा है, इंडिया चलो। तो अब औपनिवेशिक सरकार ने क्या करा, जंगलों को कब्जे में ले लिया। जितने भी जंगल थे सारे के सारे जंगलों को क्या करा, कब्जे में ले लिया। जंगलों को कब्जे में लेने के बाद क्या करे, बागान बने। अब बागान कैसे बने, वो जंगल थे, उन सारे के सारे जंगलों को क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया। काट दो इन जंगलों को, सारे जंगलों को काट दो। अब जंगल आप देखो कितनी बड़ी भारी संख्या में फैला हुआ रहता है, दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं। अब उन सबको काट दो और उन पे क्या कर दो, बागान स्थापित कर दो। चाय की खेती, कॉफी की खेती, रबड़ की खेती, जिसकी हो वो करो। सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिक को सौंप दिया गया। अब सस्ती दरों पर, बहुत चीप रेट्स पे ये जो बागान थे वो किसको सौंप दिए गए, यूरोपीय मालिकों को सौंप दिए गए। जो यूरोप के जो लोग थे, ऐसे लोगों को क्या है, वो बागान सौंप दिए गए। पर सवाल यह आता है, उनमें काम कौन कर रहा है, काम भारतीय ही कर रहा है। ठीक है, भारतीय ही काम कर रहा है और उन्हीं के काम से ही उत्पादन हो रहा है और उन्हीं के काम से उनको फायदा हो रहा है। बाड़ाबंदी करके, अब इन्होंने, बाड़ाबंदी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उस पूरे एरिया को बंद कर देना। बाड़ाबंदी का मतलब ये है, जैसे भाई मेरी ये जमीन है, मान लीजिए मेरी जमीन है, मैं इस पे क्या कर दूं, या तो बड़ी बड़ी जैसे है ना वॉल करवा दूं। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से इसको बंद कर दिया, पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया। आप देखते होंगे कि आप बहुत सी जगह तारों से ऐसे जो वायर्स होते हैं, लोहे के वायर्स होते हैं, उनसे ऐसे बिल्कुल चारों तरफ ऐसे करा हुआ रहता है। वो क्या है, वो बाड़ाबंदी है कि कोई घुस ना सके, कोई एंटर ना हो सके उसमें। ठीक है,
तो बाड़ाबंदी कर दी गई, जंगलों को साफ किया गया और जंगलों को साफ करने के बाद उन पे क्या चाय कॉफी की खेती करी गई, जो कि मैंने आपको वही बात समझा दी थी। अब देखिए ये पूरा बागान का जो है ना, ये पूरा आपके एक पेज पर, एक स्लाइड पर आपके आ गया है और कितना सिस्टमेटिकली, कितना इजी आप लोगों के लिए हो गया। यूरोप में क्या हुआ, चाय कॉफी रबड़ की मांग बढ़ी तो जो औपनिवेशिक सरकार है या ब्रिटिश सरकार लिख दीजिए, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, भारत में लिख लीजिएगा, भारत में जंगलों को कब्जे में ले लिया। कब्जे में लिया क्या है, बागान बनाए, बागानों को क्या करा, यूरोपियन मालिकों को सस्ती दरों पे सौंप दिया। उन्होंने क्या करा, बाड़ाबंदी बंद करी, बाड़ाबंदी कर लिया पूरा, और जंगलों को फिर साफ कर दिया और साफ करने का चाय कॉफी की खेती कर ली। पूरा एक सिस्टम है। इसीलिए कहता हूं सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में इन फ्लो चार्ट्स की, इनकी बहुत वैल्यू है। नहीं, सामाजिक विज्ञान क्या है, सागर है लिखने के लिए, बहुत कुछ है सामाजिक विज्ञान में। आप लिखते लिखते और आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। और मैं पहले भी कहता हूं टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके एक एक शब्दों को चेक करे। इसलिए कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करें। शॉर्ट एंड स्वीट जो चीज है वो आप लिखें और टीचर को बहुत अच्छा लगेगा, वो देखेगा कि इस प्रकार से बच्चा कर करके आ रहा है। अब आते हैं व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। और व्यवसाय की हमने पढ़ चुके हैं, व्यावसायिक फसलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब औपनिवेशिक शासन का क्या रोल रहा था वनों के विनाश में, वो हम लोगों ने देखा। तो जमीन की बेहतरी के लिए उन्होंने करा, पटरी पर स्लीपर के लिए और बागान के लिए। अब इन्होंने क्या है, व्यावसायिक एक जो वानिकी है या कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, उसकी शुरुआत करी। उसकी कैसे शुरुआत करी, तो आइए जानते हैं। अंग्रेजों की चिंता थी, और अंग्रेजों को भी चिंता थी ये तो सारी की सारी चिंता तो हमें दे रहे हैं, हमारे देश के जंगलों को काट रहे हैं, हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मजदूरों से ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं। फिर इनको क्या चिंता थी, तो अंग्रेजों को क्या चिंता थी वो देखते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग प्लस व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। तो इनको क्या चिंता थी कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो लोकल लोग हैं, जो जंगलों के आसपास रहते हैं या इन गांवों में रहते हैं, ये लोग क्या कर देंगे, जंगलों का उपयोग करेंगे। अब गांव के लोग तो बहुत सा उपयोग करते थे जंगलों का, लकड़ी काट करके लिया जलाने के लिए। पर अब देखिए, जलाने के लिए जितनी लकड़ी लाते थे उससे ज्यादा, कितने ही गुना ज्यादा स्लीपर्स में डाल रहे हैं। तो वो बहुत कम मात्रा थी जो लोग लेकर के आते थे। और जंगलों में हमने देखा वनों का क्या क्या उपयोग होता था, तो काफी काम वो आ सकते थे। तो इसलिए एक तो क्या, जो स्थानीय लोग हैं वो जंगलों का उपयोग करेंगे, और दूसरा व्यापारी। अब व्यापारी क्या है, वहां से जो चीज मिल रही है उसको निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, व्यापार उसको बांटेंगे, उसको बेचेंगे उसको। तो व्यापारी भी क्या करेंगे, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर देंगे। मतलब मैं करूं तो सही और दूसरा करे तो गलत, ये ब्रिटिशर सोच रहे हैं। अगर पेड़ों की कटाई हम लोग करें तो बहुत बढ़िया बात है, पर भारत के व्यापारी करें तो गलत बात है। तो व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, तो दो चिंता थी, स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। इन दोनों का क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों का फर्क पड़ेगा, जंगल नष्ट हो जाएगा। इन दोनों चीजों का फर्क क्या पड़ेगा, जंगल नष्ट हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की क्या चिंता है कि स्थानीय लोग जंगलों का अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, उनका उपयोग करेंगे, और जो व्यापारी है वो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, जंगल नष्ट हो जाएंगे। अब उसके लिए इन्होंने क्या करा, डाइट्रिच ब्रेंडिस जर्मन विशेषज्ञों को बुलाया। ये है डाइट्रिच ब्रेंडिस, जिसका मैंने मेन पिक्चर भी नीचे लगाई है फर्स्ट पेज पे। तो डाइट्रिच ब्रेंडिस को इन्होंने बुलाया, जर्मन विशेषज्ञ है, एनवायरमेंट के लेकर के, पेड़ पौधों को लेकर करके इनको बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया, एडवाइस लेने के लिए कि क्या करा जाए, कि ब्रेंडिस साहब आइए और हमारा चिंता का चिंतन में बदल कर जाइए, हमें बताइए हमें इस चीज पे क्या करना चाहिए। तो अब ब्रेंडिस क्या बोलता है वो देखते हैं। पहला वन महानिदेशक नियुक्त करा गया, इसको वन महानिदेशक, ठीक है। आप जैसे है ना, पुलिस में सुनते होंगे आईजी, ठीक है, आईजी आप सुनते होंगे। तो ये आईजी वाली जो पोस्ट है ना, वही है, पर ये फॉरेस्ट में, वो फॉरेस्ट में। महानिदेशक का मतलब है, निदेशक का मतलब कौन होता है, जो निर्देश दे आपको, जो डायरेक्शन करे, ठीक है ना, जो और महा मतलब एक बहुत बड़ी पोस्ट पे जो बैठा हुआ। तो फॉरेस्ट का इसको महानिदेशक बना दिया गया, पहला वन महानिदेशक। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला वन महानिदेशक किसको बनाया गया है। और जिनके अगर विशेष करके जो बिहार के बच्चे हैं उनके एमसीक्यूज के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, या अब तो कोरोना के बाद क्या है, सभी बोर्ड्स में ज्यादातर सरकारें क्या कर रही हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन देने की कोशिश कर रही है। तो पहला वन महानिदेशक पूछा जाए तो डाइट्रिच ब्रेंडिस को बता देना आपको। अब ब्रेंडिस ने क्या क्या करा, लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना है। अब ये ब्रेंडिस को बुलाया गया, ठीक है। अब बुलाया है, एडवाइस के लिए बुलाया है, और जब कोई एडवाइस के लिए बुलाता है तो ज्यादा ज्ञान देना होता है। तो इसने सबसे पहले कहा कि लोगों को संरक्षण विज्ञान का मतलब क्या है, कंजर्वेशन जो साइंस है, कंजर्वेटिव जो साइंस है, उसके बारे में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। प्रशिक्षित का मतलब क्या है, ट्रेन करना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव साइंस या संरक्षण विज्ञान कि किस प्रकार से इनको बचाया जा सकता है, पेड़ पौधों को। संरक्षण विज्ञान
कि कंजर्वेटिव साइंस क्या है उसके बारे में लोगों को बताओ, उनको ट्रेंड करो। जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित होना चाहिए। जो जंगलों के प्रबंधन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। जंगलों के मैनेजमेंट के लिए क्या है? बिल्कुल एक व्यवस्थित तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। ये तंत्र वो वाला नहीं है, झाड़ा फूक वाला तंत्र है, ठीक है। तो व्यवस्थित तंत्र विकसित होना चाहिए। व्यवस्थित क्या है? बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली एक सिस्टम क्या है यहां पे डेवलप करने की जरूरत है। किस चीज के लिए? जंगलों के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए हमें क्या है? एक अच्छा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात ब्रेंडिस कहते हैं। तो ब्रेंडिस ने दो बातें कही हैं कि पहला तो लोगों को संरक्षण विज्ञान के बारे में ट्रेन करना चाहिए, और दूसरा एक हमें व्यवस्थित तंत्र विकसित करना चाहिए। किसके लिए? जंगलों के प्रबंधन के लिए। कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। तो अब ब्रेंडिस कहता है कि इसके लिए तो हमें क्या है? कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, कानून बनाना पड़ेगा, उसे लागू करवाना पड़ेगा। तो अभी बोले फिर ब्रिटिश बोले सरकार अपनी है, तू जो बोलेगा वो कर देंगे, तू चिंता मत कर, तेरा भाई सरकार में बैठा हुआ है, ठीक है। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। वन संपदा, जो जंगल की जितनी भी संपदा है, जो भी संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है जंगल की, उसके उपयोग के रिगार्डिंग क्या आपको नियम बनाने पड़ेंगे। कौन उसका उपयोग करेगा, कौन नहीं करेगा, किस चीज में उपयोग कर सकता है, किस में नहीं कर सकता, कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, इन सब के रिगार्डिंग क्या है आपको नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना जरूरी है। आपको पाबंदी लगानी होगी किस चीज पर? पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने। और ये पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराना किसका? भारतीय लोगों का। बस खुद तो करेंगे ये लोग। भाई ब्रेंडिस को बुलाया किस लिए? इसीलिए तो बुलाया है कि देखो ब्रेंडिस साहब, हमें क्या है? पटरी पर स्लीपर भी बिछाना है, ठीक है, हमें बागान भी करने हैं, बहुत काम है ब्रेंडिस साहब। यूरोप का विकास करना है ब्रेंडिस साहब, और जर्मनी भी यूरोप में ही है, तो यूरोप का विकास करना है ब्रेंडिस साहब। तो अब ये बताओ, ये लोग अगर ये लोग काटेंगे, पेड़ पौधों को काट देंगे, ये सारा सब कुछ खत्म कर देंगे, तो फिर अपने पास क्या बचेगा? तो उसके लिए कुछ बताओ। तो इन्होंने बोला कि भाई पाबंदी लगा दो, पेड़ की कटाई मत करने दो, पशुओं को चराने के लिए मना कर दो, यहाँ के लोगों को कोई भी जंगलों में पशुओं को चराने के लिए नहीं लाएगा। अवमानना का मतलब क्या है? कि आप अगर बात नहीं मानते हो तो व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा, और अगर जो आदेश, जो नियम, जो निर्देश सरकार देती है, और अगर उसको कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो उसको क्या है? सजा का भागीदार बनना होगा, उसको सजा भुगतनी होगी। तो अब पढ़ेंगे भारतीय वन अधिनियम के बारे में। देखिए, अधिनियम या कानून का मतलब एक ही होता है, जैसे एक्ट बोलिए, लॉ बोलिए, अधिनियम बोलिए, कानून बोलिए, एक ही बात है। तो अब जो भारतीय वन है, जो भारत के जो जंगल है, उनके लिए क्या है? कानून बना दिया गया है। 1864 में ब्रेंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना करी। अब ये जो डेट्स आ रही, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 1864 में ब्रेंडिस ने किस चीज की स्थापना करी है? भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना करी है। 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। तो मतलब 1865 में क्या आ चुका है? भारतीय वन अधिनियम आ चुका है। 64 में भारतीय वन सेवा की स्थापना करी। भारतीय वन सेवा का तहत क्या है भाई? लोगों को क्या है? जंगलों की रक्षा करने के लिए भर्ती करा जाएगा। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो उनको क्या है? वहां से भगाया जाए। अगर कोई फालतू में पेड़ पौधों को काटने आ रहा है तो उनको भगाया जाए। तो भारतीय वन सेवा आज भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में लोग काम करते हैं, ठीक है, आज भी इनकी पोस्टिंग कराई जाती है, आज भी इनके लिए एग्जाम सरकार कराती है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आज भी चल रही है। तो 1864 में भारतीय वन सेवा आई, और 65 में भारतीय वन अधिनियम आ गया कि अब जंगलों को लेकर के क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कानून होंगे। 2 बार संशोधन किया गया। किसमें? ये जो भारतीय वन अधिनियम बना उसमें 1865 में बना। 2 बार संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है? बदलाव, उसमें चेंज करा गया। 2 बार चेंज करा गया। कब कब? 1878 में और 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण, ठीक है। तो और यह भी ध्यान रखना कि कौन से वाले संशोधन में क्या है? 3 श्रेणियों में वनों को या जंगलों को बांटा जाता है। तो 1878 में जो भारतीय वन अधिनियम में जो परिवर्तन हुए, संशोधन हुए, उसके तहत क्या है? 3 श्रेणियों में जंगलों को बांट दिया गया। कौन कौन सी थी? आरक्षित, रिजर्व्ड, सुरक्षित, प्रोटेक्टेड एंड ग्रामीण, मतलब विलेज वाली। तो ये 3 में आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण, तीनों के बारे में जानते हैं। आरक्षित वन, सबसे अच्छे जंगल, जो सबसे बढ़िया जंगल है वो है आरक्षित जंगल या रिजर्व फॉरेस्ट। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। इन वाले जंगलों से, जिन जिन जंगलों को आरक्षित जंगल घोषित कर दिया गया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया, उन जंगलों में से कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, गांव का इंसान उन जंगलों का उपयोग नहीं ले सकता, उन जंगलों से कोई सामान नहीं ला सकता है, किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं करेगा।
वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। तो अगर घर बनाने के लिए या ईंधन के लिए किसी भी प्रकार की उनको उपयोग के लिए अगर कोई सामान जंगलों से चाहिए तो वो क्या है, या तो सुरक्षित जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनसे, या जो ग्रामीण जो विलेज फॉरेस्ट है उनसे ही लकड़ी ले सकते थे। देखिए अब हुआ क्या है, ये जो 3 फॉरेस्ट बनाए गए, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, अब इनमें क्या करा गया है, ये वाला जो रिजर्व फॉरेस्ट है, आरक्षित जो वन है, इसमें पूरी तरीके से सरकार का कंट्रोल है। सरकार ने इसमें पूरी तरीके से क्या कर दी, पाबंदी लगा दी कि भाई इनमें ये जो गांव के लोग हैं वो नहीं जाएंगे। प्रोटेक्टेड वाले में, सुरक्षित वाले में कभी कभार अलाउ कर दिया जाता था, ठीक है। और विलेज वाला तो ये तो था ही गांव वालों का, ये तो था ही गांव वालों का। और अब आप इससे ये चीज भी समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया जंगल कौन से होंगे, आरक्षित वाले होंगे, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने अपने हिस्से में ले लिया। फिर सुरक्षित वाले या प्रोटेक्टेड वाले थोड़े से कम अच्छे होंगे, जो कभी कभार बोले ठीक है तुम जाया करो। और विलेज के जो जंगल है, जो गांव है, उनको तो बिल्कुल ऐसा ही बेकार से होंगे जिसमें कुछ होगा नहीं है, तो उन्होंने खुद ने पहले बर्बाद कर दिया होगा, ठीक है, किसने, ब्रिटिशर्स ने, तो इसलिए उपयोग के नहीं रहे होंगे। अब आते हैं वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। क्या सच में ये जो वैज्ञानिक की वानिकी थी, ये सच में क्या वैज्ञानिक थी, क्या सच में साइंटिफिक थी? तो देखते हैं। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे, देहरादून में स्थापित किया रखा है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब क्या करेगा, जो फॉरेस्ट के लेकर के रिसर्च करेगा कि इन फॉरेस्ट में क्या क्या है, कौन सा ट्री है, क्या हमारे काम आ सकता है। 1906 में कहां पे करा गया, देहरादून में करा गया। यहां जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। तो ये जो रिसर्च सेंटर बनाया गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बनाया गया, इसमें जो एजुकेशन दी जाती थी वो ऐसी एजुकेशन दी जाती थी जिसे क्या, वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक वानिकी की अगर आप बात करेंगे, आपकी बुक में भी साइड में इसका मतलब बता रखा है, और यही मतलब बता रखा है कि क्या हो, जो पेड़ है उनको काटता जाए और नए पेड़ लगाते जाए, जो समय के साथ उनका हम उपयोग कर सकते हैं, वो वैज्ञानिक वानिकी है। लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं थी। तो अब जो आज जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, वो ये मानते हैं कि ये जो टेक्निक उन लोगों ने अपनाई ब्रिटिशर्स ने, कतई भी वैज्ञानिक नहीं थी, ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं थी। तो ये बिल्कुल एक बेकार बात वो करते थे कि ये वैज्ञानिक वानिकी है। मेरी नजर में, मतलब मेरी नजर में तो इसको वैज्ञानिक वानिकी की जगह क्या है, ब्रिटिशर्स वानिकी नाम दे देते, क्योंकि वो सबका सब अपने हिसाब से ही कर रहे थे और अपने इस्तेमाल के लिए ही कर रहे थे कि बस हमारी जो जरूरत है, हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक वानिकी की आड़ में कि भाई हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, ये सब साइंस के अनुसार है, ये सब साइंस के अनुसार है। उसके नाम पे जो विविध प्रजाति, विविध मतलब जो अलग अलग प्रजाति, अलग अलग स्पीसीज के जो पेड़ पौधे थे, उनको क्या कर दिया गया, उन जंगलों को काट दिया गया। किस नाम पे, वैज्ञानिक वानिकी के नाम। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, जिसे क्या कहा जाता है, बागान। देखिए एक ही किस्म के, मैंने ये आपको बताया कि भाई एक ही किस्म के, एक ही टाइप का बड़े क्षेत्र में क्या है, जब उसका रोपण करा जाता है, उस फसल को उगाया जाता है, तो हम बागान कहते हैं। एक ही पंक्ति में उगाना, देखिए एक ही पंक्ति में अगर आप ऐसे लगातार इसी पंक्ति में उगाते हैं तो इसको रक्षक मेखला कहा जाता है। इसको रक्षक मेखला कहा जाता है कि भाई आप एक ही लाइन में ऐसे लगाते जाते हैं, ठीक है। तो रोपण कृषि या बागान आप इसे कह सकते हैं, जब एक ही प्रकार के जो क्या है, पेड़ पौधे बड़े क्षेत्र में लगाए जाए। तो अगर आपको यहाँ पे बागान की डेफिनेशन चाहिए तो ये भी आ सकती है कि सीधी पंक्ति में एक किस्म के पेड़ लगा दिए जाए, वो बागान है। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का संरक्षण किया। अब जो वन विभाग के अधिकारी है, ये अधिकारी कौन है, ब्रिटिशर्स ही। इन्होंने क्या सर्वेक्षण किया, सबसे पहले सर्वे करा कि कहां कहां पे कौन सा जंगल है, उनमें कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, क्या हमारे काम आ सकता है, क्या नहीं, उनका क्या। विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नापजोक की, और फिर जो अलग अलग क्षेत्र हैं पेड़ों वाले, उनकी नापजोक करी, कौन सा पेड़ कितना बड़ा है, क्या है, उनके बारे में। और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। और जो वन प्रबंधन, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि हमें किस प्रकार से हम वन को मैनेज कर करके रख सकते हैं, क्योंकि ब्रेंडिस यही तो बात कह रहे हैं कि वन प्रबंधन के लिए हमें, जंगलों के प्रबंधन के लिए हमें क्या है, एक व्यवस्थित तंत्र की स्थापना करने की जरूरत है। तो वन प्रबंधन की योजना बनाना शुरू करी। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए। तो जो बागान जो लगाए जा रहे हैं उसका कितना क्षेत्र है जो प्रतिवर्ष काटा जाए। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे, ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। तो मतलब जिस जगह पर हम बागान कर रहे हैं, ठीक है, तो उस जगह से हम पेड़ काट रहे हैं, अब उस जगह से पेड़ काट दिए जाए और फिर वापस पेड़ लगाए जाए, क्योंकि हमें वापस क्या है, उनकी कटाई करनी है, वापस हमें इस्तेमाल उनका करना है। अब ये जितना भी काम हुआ है, जो ये वन अधिनियम आया है, ये सब कुछ आया है, इन पे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, जो गांव के लोग थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो वो देखते हैं।
एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए? अब आप सोचिए एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए। तो अब देखिए सबके क्या है अपने अलग अलग विचार है। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके अलग विचार थे और जो गांव के लोग थे उनके अलग विचार थे कि ऐसा एक अच्छा जंगल हो सकता है। वन पालो और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। तो वन पालो कौन है? जो वन सेवा के तहत, भारतीय वन सेवा के तहत जिनको क्या है पोस्टिंग दी गई है, जिनको नौकरी पे रखा गया, तो वो वनपाल है। ये ब्रिटिशर्स की तरफ से है। और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग अलग थे। ग्रामीण क्या चाहते थे कि उनको ईंधन के लिए लकड़ी मिलती रहे, चारे व पत्तों की पूर्ति इनकी सप्लाई होती रहे, वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। तो भाई ये जो इनके काम है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं जो हमारे रोजमर्रा जीवन में जितनी आवश्यकताएं हैं, जितनी जरूरतें हैं वो पूरी होती रहे, ऐसा ही जंगल हो। वही जंगल क्या है? बहुत अच्छा जंगल है। वन विभाग वाले क्या चाहते थे? जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके, ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हो। मतलब ये इमारती लकड़ियां चाहते थे, ठीक है। और जब क्या हो, सख्त हो, कठोर होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और बिल्कुल क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। क्यों? जहाजों के लिए और रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए इनको काम आ सके। सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली। तो अब ये क्या है? चलती किसकी थी? वन विभाग वालों की। तो इन्होंने सागौन, ये देखिए आप, और साल, इनकी जो पेड़ है इन्हीं की क्या है ज्यादा इनको ही प्रोत्साहित क्या करा गया? भाई यही उगाए, यही लगाए, बाकी जितने भी सब काट दो और उनकी जगह जो भी उत्पादन करना है, जो भी लगाना है, वो सिर्फ सागौन का और साल का ही लगाओ, बाकी सारे के सारे पेड़ बेकार है। वन्य इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। अब देखो जो वहां के लोग हैं वो किन किन प्रयोग में ले रहे हैं जंगलों को। तो कंदमूल, देखिए कंदमूल क्या होता है? इसका एक कुछ ऐसा शेप सा होता है, ओके, जैसा कि आप इसमें देखिएगा, ये इस प्रकार का ऐसा शेप है जो ऊपर थोड़ा सा क्या है सर्कुलर शेप होता है, सर्किल ऐसा बना हुआ होगा। तो कंदमूल फल, ऐसे पत्ते इन वन उत्पादों का क्या है? इस्तेमाल करा करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है, मतलब खाने पीने के लिए फल और जो कंद, ये जो मैंने आपको बताया है, ये बहुत ज्यादा क्या है? पौष्टिक खाने का सामान है। और विशेष करके कब? जब मानसून के दौरान फसल कटकर घर ना आई हो, जब मानसून के दौरान क्या हो? फसल ना कटी हो, काट ना पाए हो, उस समय में क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पौष्टिक है। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, तो ये तो हम काफी समय से देख रहे हैं। और आज भी आयुर्वेदिक में जो है, जो दवाओं में जो इस्तेमाल होता है वो जड़ी बूटियों का होता है, तो वो जंगलों से ही मिलती है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। तो पहले जो खेती हुआ करती थी वो क्या है? जो पीछे हल बनाए, अब तो क्या है, जैसे ट्रैक्टर आता है और ट्रैक्टर के पीछे वो बिल्कुल लोहे के ऐसे लगा दिए जाते हैं, जिनसे क्या हो जाती है? जुताई हो जाती है, ठीक है। पर पहले क्या था? जो बेल जो होती थी, उन बेल के पीछे वो लकड़ी के ही बने हुए होते थे और उन्हीं से क्या है फिर वो जुताई होती जाती थी। तो वो हल बनाने वो भी, और जो हल आता है, ठीक है, जो ऐसे बिल्कुल खुदाई, तो उन सब के लिए मतलब आप पहले के जितने भी आप खेती के जो औजार देखेंगे उन ज्यादातर क्या है? लकड़ी के बने होते थे। उन औजार बनाने में भी वो लकड़ी काम आ जाती थी। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकती थी और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता था। अब बांस बैम्बू, जैसे मैंने आपको एक तो बताया है कि अगरबत्ती जो होती है वो भी क्या है? उसकी जो स्टिक होती है, जो वो भी किसकी होती है? बांस की बनी हुई होती है। उसके अलावा बाड़े, वापस देखो मैं बता रहा हूं, ये जैसे बांस है, अब इस बांस से क्या कर दिया गया? ये पूरा कवर कर दिया गया, तो ये क्या है? एक बाड़ा बना गया, एक मतलब अलग ही पोर्शन क्रिएट कर दिया गया। इसके अलावा छतरी, ऐसे छतरी और टोकरी बनाने में भी ये क्या है? बांस ही काम आता था। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता था। तो ये जैसे देखो इसमें मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब इसको क्या कर दिया जाएगा? इसको बिल्कुल ऐसे बीच में से काट दिया जाएगा, तो एक पानी की स्टोरेज के लिए हो जाता है कि भाई पानी का आप उसमें स्टोर कर सकते हो। और या कुम्हड़े यहाँ पे क्या है? जैसे लौकी की बात करें तो लौकी को क्या बीच में से बिल्कुल ऐसे कट कर करके वो एक पानी की बोतल के रूप में इस्तेमाल होती है, ठीक है। कुम्हड़े मतलब यहाँ पे कुम्हड़े मतलब एक स्कूपिंग आउट गॉड जो है लौकी की बात होती है, उसको इस प्रकार से क्या है? कट कर करके बाहर निकाले ना, जो वो क्या है? पानी की बोतल के रूप में इस्तेमाल हो। और उसके अलावा जैसे ये है, तो अब इसको क्या है? ऐसे कट कर लेंगे बीच में से पूरा पोर्शन, और फिर क्या करा जाएगा? ये पानी रखने के, स्टोर करने के भी काम आ सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ, फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जा सकते हैं। तो ये देखते हो, और विशेष करके साउथ दक्षिण भारत में आप जाएंगे ना, तो क्या है? जो पत्ते आते हैं, उन बड़े बड़े जो पत्ते आते हैं, उन्हीं पत्तों पे क्या है? खाना खाया जाता है। और पत्तों से अब तो शायद बंद हो गए, पर पहले पत्तों के क्या है? पत्तल भी आया करते हैं। पत्तल जानते हैं ना, जिनमें बैठ करके खाना खाया जाता है, प्लेट की तरह आते हैं दोने, एक बाउल जो होती है, कटोरिया जो होती है, उनकी तरह आते हैं। तो ये भी किसके बने होते थे? जो पत्ते होते थे जंगल में, उन्हीं से बने हुए होते थे। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती थी, ठीक है। तो जो सियादी, आप एक गूगल पर सर्च करिएगा, तो सियादी क्या है? जो उनकी जो लता है, जो उनके ऐसे बिल्कुल
लंबे लंबे ऐसे वो होते थे, उनसे क्या है वो उनसे रस्सी भी बना सकते थे जो बहुत उपयोगी होती है। सेमुर, सूती रेशम की कांटेदार झाल पर सब्जियां छीली जा सकती थी। तो अब ये देखिए, ये सेमुर का मैंने आपको पेड़ दिखाया जिसकी आप क्या है जो सूती रेशम होती है उसके कांटेदार झाल पे, इस पे आप क्या करते हैं अपनी सब्जियां वब्जियां छीली जा सकती है। काफी मतलब जंगल में, मतलब आप ये मान करके चलिए हर चीज क्या है आपके उपयोग की है, जैसे कि यहाँ के गांव के लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सियादी की भी तस्वीर दिखाता, परंतु वो थोड़ा सा फ्री नहीं थी, मतलब कॉपीराइट इश्यूज थे, तो वो मैंने नहीं दिखाई। तो आप एक बार गूगल पे आप जरूर देख लीजिए। महुए का पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। तो ये महुए का पेड़ मैंने आपको दिखाया है, तो इसके लिए क्या, खाना पकाने और रोशनी के लिए उसमें से तेल निकाला जाता था। वन अधिनियम के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशु को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां क्या है गैर कानूनी बन गई। तो अब आप लोगों ने ये पढ़ा कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, वन अधिनियम आता है। वन अधिनियम आने में एक अच्छे जंगल में क्या है कि जो वन विभाग वाले चाहते हैं वो अपने हिसाब से और लोग अपने हिसाब से, फिर लोग जंगलों का अभी तक क्या इस्तेमाल कर रहे थे। अब वन अधिनियम आने के बाद लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है वो देखते हैं। तो उसके आने के बाद उन लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, फल फूल इकट्ठा करना, वो सारी जो पाबंदियां है वो लगा दी गई, उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि भाई ये क्या है, अगर अब आप करोगे तो क्या होगा, इलीगल होगा, अगर इसको आपको करा तो आपको सजा भुगतनी पड़ सकती है। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों की दया पर होते थे जो उनसे घूस ऐंठते थे। तो जैसे मैंने बताया वन रक्षक, तो वन रक्षक, वन पालक, जो भारतीय वन सेवा के तहत क्या है जिनकी भर्ती करी गई थी वो लोग हैं। तो अब क्या है, अब घर चलाने के लिए लकड़ी तो जलाना जरूरी था। अब लकड़ी के लिए उन्होंने कर दिया मना, तो अब चुपचाप जाकर के चुरा करके लाते थे और बाय चांस निकल के आगे तो बहुत अच्छी बात है और पकड़ लिया गया, तो अब वो किस पर डिपेंड करता है, इन लोगों की दया पे, वन रक्षकों की दया पे। ये छोड़ दे तो बहुत बढ़िया बात है और नहीं छोड़े तो फिर फंस गए। और ये इनके क्या है, घूस, पैसा दे जाओ, जाओ भग जाओ, कोई बात नहीं, तुम जितनी लकड़ी ले जाओ उनका क्या होगा, ब्रिटिश का कोई बात नहीं, दे जाओ पैसे, भग जाओ, ठीक है। तो सब कुछ घूस पे डिपेंड करता था। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी, तो औरतें ज्यादा परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों का तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। तो मुफ्त का खाने पीने की मांग करते थे पुलिस वाले, चौकीदार, ठीक है भाई चलो खाना दो, ठीक है, मतलब वो वसूली वाली सी बात है, खाना दो, तो लोगों को काफी तंग करते, मतलब काफी परेशानियां लोगों को देखने को मिली। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो बेसिकली है आपको कुछ मेजर जो पोर्शन है वो समझना, बाकी तो से ये सब कुछ याद करने वाला है कि वनों का उपयोग क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सब कुछ, ठीक है। और सभी के चीजों का भी याद करना जरूरी नहीं, कुछ याद कर ले, कुछ आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।